और किसी ने आना है? ठीक है, अब इससे ज्यादा वेट कर नहीं सकते हम। चलो देखो, कोनिक सेक्शन के मिसलिनियस में ना वापस से जो 4 टॉपिक्स हमने किए थे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे और मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। तो मैं एक बार वापस से बता दूं आपको, जैसे पैराबोला है, राइट, पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि पैराबोला की अगर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो किसी भी तरीके से हमें इसका a यानी जो फोकस पॉइंट है वो फिगर आउट करना पड़ता है कि उसका फोकस पॉइंट क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई पैराबोला ऐसे दिया हुआ है और इस पे कोई पॉइंट अगर लाई करता है जैसे 2,3, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर ये इस पैराबोला की जनरल इक्वेशन है और ये पैराबोला इस लाइन से पास कर रहा है, दैट मींस कि ये जो पॉइंट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो यानी x एंड y की वैल्यू आप ये पुट कर सकते हो, तो y की जगह 3 और x की जगह a पुट करोगे और उससे आप a फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। तो जब a पता चल जाएगा तो उससे आपको इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा था हमारा सर्कल। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या थी? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो इसमें हमने देखा था कि h और k और r तीन चीजें हमें पता चलनी चाहिए, सेंटर पॉइंट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर पॉइंट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल पता चलेगा तो उससे हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन पता चल जाएगी, ठीक है ना। देन तीसरा जो डायग्राम था हमारा एलिप्स। एलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें अगर हमें a और b पता चल गया तो उससे हमें इक्वेशन ऑफ द एलिप्स पता चल जाएगा। एंड लास्ट था हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन होती है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 या फिर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसमें भी सेम कंडीशन था कि a और b आपको पता चल जाए, a और b पता चल गया तो उससे आप इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला निकाल सकते हो, करेक्ट। नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज निकाल लो सब लोग और जरा क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लीजिए। मैं एक एक करके, इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, 8 के 8 क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। आप एक बार नोट डाउन करेंगे, दोबारा उसको फिर रिपीट करेंगे खुद से, ठीक है ना। और आज की क्लास में ये करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो जरा फटाफट। क्या है? हाँ जी बेटा। अब कुछ किया है नहीं किया उसको छोड़ो, अभी जो अब हम कर रहे हैं वो देखो बस। आगे आगे पढ़ लिया फर्स्ट क्वेश्चन? तुम दोनों 8 बजे तक रुकने वाले हो बेटा? 8 o'clock तक रुकना पड़ेगा। तुम जल्दी आने से क्या होता है? 4 to 6 11th का बैच है, तुम सुबह से आगे बैठ जाओगे तो इसका क्या मतलब है? ओके, पढ़ लिया फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप। बेटा यहाँ जो सामने इधर, ठीक है। इन क्वेश्चंस में सबसे पहले हमारा काम क्या है? एक रफ डायग्राम बनाएंगे। एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है तो कुछ ऐसा हम रिफ्लेक्टर बना लेते हैं, राइट। अब 20 सेंटीमीटर का डायमीटर है, ये पूरा हमारा कितना हो गया? 20। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 10। और डीप कितना है? 5 सेंटीमीटर डीप है। अगर ये वैल्यू 5 है और ये 10 है तो यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना हो जाएगा? 5,10। एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद है, तो 5,10। अब जो पैराबोला हमने बनाया है इसकी अगर हम जनरल इक्वेशन लेट करें तो क्या लिखेंगे? लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्टर हमने ऐसे अपवर्ड बनाया होता तो इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay अज्यूम करते। तो जैसा पैराबोला बनाओगे वैसी इक्वेशन लेट करनी है, राइट। तो जब आप एग्जाम में भी करोगे तो डायग्राम जैसा बनाओगे उसी के अकॉर्डिंग, अनटिल अनलेस उसमें मेंशन नहीं है। अगर एक्सिस मेंशन होता तो फिर उसके अकॉर्डिंगली बनाना होता, ठीक है। ये पॉइंट 5,10 है, वो इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, यानी y की वैल्यू क्या है? 10 और x की वैल्यू
5, तो 100 इक्वल्स टू 20a, a की वैल्यू कितनी हो गई 5। इस क्वेश्चन में तो वैसे सिर्फ फोकस पॉइंट पूछा गया था, तो आगे हमारा फोकस इक्वल्स टू 5 यूनिट। अगर इक्वेशन भी पूछी गई होती तो, अभी तो नहीं पूछा गया, अगर एग्जाम में नहीं पूछा जाए तो आंसर में नहीं करना है, लेकिन अगर इक्वेशन निकालना होता तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कितना हो जाता, y स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह 5 पुट करते तो 20x, ये होता हमारा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता तो, अभी पूछा नहीं गया, आंसर सिर्फ हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? नोट डाउन करिए। सेकेंड क्वेश्चन है, एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, राइट? इस क्वेश्चन में मेंशन है कि जो उसका एक्सिस है वो वर्टिकली होना चाहिए। तो जो अब पैराबोला बनाओगी तो क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, कुछ ऐसा बनेगा हमारा पैराबोला, ठीक है ना? द आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। ये जो उसके विड्थ है वो 5 मीटर की है, ठीक है ना? तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 2.5, और ये जो डेप्थ है ये कितनी है 10 मीटर। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2.5, 10, x कोऑर्डिनेट ये वाला, y कोऑर्डिनेट ये वाला, ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन में और बोला गया हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। बेसिकली उसने ये पूछा है कि वर्टेक्स से अगर हम 2 मीटर जाते हैं तो ये इसकी जो ये विड्थ है वो कितनी है, यहां से यहां तक 2 मीटर। देखो तो अब ये कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करोगे आप, x, 2, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता है। अगर विड्थ पूछा गया दैट मींस कि आपको ये पूरी लेंथ बतानी है। जब ये x आप फाइंड आउट भी करोगे, x या x की बजाय मैं कुछ और ले लेता, m ले लेता, है ना? तो ये m जो होगा भी वो यहां से यहां तक की लेंथ है, है ना? हमें पूरी लेंथ चाहिए, तो यानी जो भी m आएगा उसको डबल करेंगे। ओके, पहले तो हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट गिवन है, इससे हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। पहले इक्वेशन लेट करो इसका, लेट द इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x की वैल्यू 2.5 है, 4a y की वैल्यू 10, ठीक है? सो a इक्वल्स टू हो जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाई 40। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6.25, आई मीन पहले 4 लिखना चाहिए, 4 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाई 40 इंटू वाई, 4 10 जा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6.25 डिवाइडेड बाई 10y। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब फाइंड आउट क्या करना है हमें, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो कोऑर्डिनेट है m, 2 वो भी इस पे लाई कर रहा है ना? तो अब इस पॉइंट को m, 2 को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर x की वैल्यू m 6.25 डिवाइडेड बाई 10 इंटू y की वैल्यू कितनी है 2 5 10, m इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6.25 डिवाइडेड बाई 5। इसको अप्रोक्सीमेट 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू तक फाइंड आउट करेंगे। जो m आएगा वो सिर्फ इतनी लेंथ है, तो जो फाइनल आंसर होगा, राइट, वो आंसर कितना हो जाएगा 2 इंटू m। तो जो भी यहां से m की वैल्यू आएगी वो सब्स्टिट्यूट करोगे और इवैल्यूएट करोगे। क्लियर है? नोट डाउन करिए। बता रहा हूं, पढ़ लिया? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। द रोडवे which is horizontal and 100 meter long is supported by vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. Find the length of a supporting wire attached to the roadway is 18 meter from the middle. सबसे पहले तो इसका डायग्राम तुम खुद मन में इमेजिन कर लो, जो क्या कहते हैं उसको, लक्ष्मण झूला। अगर जो इधर गए हुए, जो यूएस गए हुए, यूएस में भी एक झूला वो है ना, ब्रिज जैसा, जिसमें यार जिसमें वो ब्रिजेस नहीं होते हैं, बेसिकली ऐसे नॉर्मल होता है ना। सो बेसिकली कुछ ऐसा है, रोडवे मान लेते हैं हम इतना, ये पूरा 100 मीटर है ना, लेकिन एक्सिस पे बनाना है हमें तो थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा।
तो ये हमारा बेसिकली एक एक्स एक्सिस हो गया और ये लेंथ पूरी यहां से यहां तक जो है दैट इज 100 मीटर, ठीक है। और ये हमारा वाई एक्सिस है। जो लॉन्गेस्ट वायर है वो 30 मीटर है, तो लॉन्गेस्ट वायर हमेशा बिल्कुल एंड्स में होंगे, है ना। जो और ये वायर कुछ इस तरीके से है और इसमें बहुत सारी वायर्स लगी हुई है कुछ इस तरीके से, है ना। कुछ ऐसा ब्रिज होगा। तो ये हमारा पूरा रोडवे हो गया, 100 मीटर टोटल लेंथ है। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। जो लॉन्गेस्ट वायर है वो 30 मीटर है, तो लॉन्गेस्ट वायर हमेशा एंड जो जहां पे एंड हो रहा होगा वहां पे होगा, और जो शॉर्टेस्ट वायर होगा वो मिडिल में होगा। अब शॉर्टेस्ट वायर की लेंथ कितनी है? 6 मीटर। तो ये यहां से यहां तक जो लेंथ होगी दैट इज 6 मीटर, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी? 50, 30। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिडिल से 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। मिडिल से अगर हम 18 मीटर पे आते हैं, मान लो यहां से आता है कि 18 मीटर ले लिया हमने, तो यहां जो ये वायर लगी हुई है इस वायर की आपको लेंथ बतानी है। तो यानी ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 18, कुछ m जैसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता है और y की वैल्यू निकालनी है। अब अगेन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है वैसा ही है, बट यहाँ पे एक माइनर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें जो हमने पैराबोला बनाया था वो वर्टेक्स पे टच हो रहा था, लाइक वो ओरिजिन पे टच हो रहा था। इसलिए जब हम इक्वेशन अज्यूम कर रहे थे हमने इक्वेशन ली थी x² = 4ay। इस केस में ऐसा नहीं कर सकते। इसमें अगर जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो लेट द इक्वेशन बी x² = 4a। अब ये 6 यूनिट शिफ्टेड है ओरिजिन से, है ना, तो y - 6 लेट करना पड़ेगा। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम ये मान के चलें कि ये जो रोडवे है वो यहां पे है, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, जो ये वाली वायर है उसकी लेंथ 24 मीटर हो जाएगी। मैं कह रहा हूं वो बाद में बता दो, पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर मैं वो उसका एंड दे दूंगा, तुम्हें वो अच्छा लगे तो उससे कर लेना। अभी क्योंकि हमने जो ये वर्टेक्स इसका 6 यूनिट शिफ्टेड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे y - 6 लिया है, ताकि 6 माइनस करोगे तो वो वापस ओरिजिन पे आएगा, करेक्ट। कोऑर्डिनेट हमारा 50, 30 है। x की वैल्यू 50 पुट करो, y की वैल्यू 30, 30 - 6 24 हो गया। a की वैल्यू हो गई 2500/96। तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी? x² = 4 × 2500/96 मल्टीप्लाई बाय y - 6, 24। अब 18, m है, यहाँ पे वैल्यू हमें m की चाहिए, x की वैल्यू 18 है, पुट करिए यहाँ पे 18² = 2500 और y की वैल्यू तो m है -6। हमें वैल्यू ऑफ m ही चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 324 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 2500 प्लस 6। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? m की। और वही हमें कैलकुलेट करना था। अब सेकेंड चीज जो मैं बता रहा था कि इस डायग्राम को थोड़ा आप इस तरीके से देखो कि जो ये रोडवे है इसको हमने 6 यूनिट ऊपर लिफ्ट कर दिया, है ना। तो उस केस में क्या होगा, जो ये वायर है ये कितनी लेंथ हो जाएंगी वायर्स की? 24, है ना, क्योंकि वो टोटल 30 था। अच्छा, ये लेंथ उतनी रहेगी 100 की 100, तो ये 50 हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक और चेंज आएगा। क्या आएगा? मान लो ये वायर जो हम निकाल रहे हैं यहां से यहां तक जिसकी लेंथ 18 मीटर है, तो ये कितना लेंगे हम? 18, m। तो जब m की वैल्यू आ जाएगी उसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? और 6 यूनिट और ऐड करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने जो रोडवे उसको 6 यूनिट ऊपर लिया हुआ है ना। तो जब m की वैल्यू फाइनली कुछ भी आएगी उसमें आप +6 कर देंगे। तो जब आप ऐसे डायग्राम बनाओगे तो इस इक्वेशन आप इसमें नॉर्मली x² = 4a y अज्यूम कर सकते हो। तो मर्जी तुम्हारी है, ये आप ऐसे करना चाहते हो आप ऐसे करोगे, अगर इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी एलिप्स, it is 8 meter wide and 2 meter high at the center. Find the height of the arch at 1.5 meter from one end. So आर्च जो होगा हमारा सेमी एलिप्स है, तो कुछ इस शेप में लेंगे, ठीक है ना। इसके विड्थ है 8 मीटर टोटल, यहां से यहां तक 8 मीटर वाइड हो गया, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 4। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 4, 0 और 2 मीटर हाई, तो ये लेंथ 2 मीटर। तो यानी ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया?
0,2। अब सेमी एलिप्स के फॉर्म में इक्वेशन जो होती है हमारी दैट इज इक्वल्स टू, चार्ट ऐसा मारूंगा ना कान दोनों बहरे हो जाएंगे एक बार में, ठीक है ना। क्या मंत्र पढ़ा रहे हो उसको तुम? वो पूछ रहा तुमसे, नंबर पता है उसके कितने आए थे? क्या कैलकुलेशन पूछ रहे हो तुम उससे? शर्म कर लो, 11th स्टैंडर्ड में हो, कैलकुलेशन पूछ रहे हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। झूठ तो थोड़ा सोच के बोलो कि क्या झूठ बोलना है। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड थी, मैंने इनिशियली बताया था, ए एंड बी। ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगा x² / 16 प्लस इक्वल्स टू, क्वेश्चन का आधा पार्ट तो ये डन हो गया, राइट। उसके बाद बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। देखो किसी एक एंड से 1.5 मीटर, मतलब यहां से अगर मैं 1.5 मीटर लेता हूं, राइट, ये यहां से यहां तक 1.5 है और मुझे लेंथ चाहिए ये वाली, तो ये y कोऑर्डिनेट तो हम m लेते हैं, x कोऑर्डिनेट कितना हुआ? करेक्ट 2.5 है ना, क्योंकि यहां एंड से 1.5 है तो इधर से यहां तक 2.5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2.5 पुट करेंगे हम यहां पे और y की जगह हम पुट कर देंगे m और फिर कैलकुलेट करेंगे और m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई बात समझ में? नोट डाउन करिए चोगा ना। देखो अब तुम्हें ये समझ नहीं आया तो ग्राफ समझते हैं पहले। जिंदगी में पहली बार ग्राफ कब की थी, कौन सी क्लास में? हाँ 6th 7th 8th में करी होगी। ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 4 5। यहां 1 है अगर x की वैल्यू, यहां पे x की वैल्यू क्या होगी? यहां पे दोबारा सुनो, यहां पे x की वैल्यू 1 है, यहां पे x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू यहां पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहां पे x की वैल्यू 2.5 है, ये पूरा 4 है। क्या और कितना होता है वो? गुड। हाँ जैस्मिन, मैं कह रही थी कि अगर वो हमें पता जैसे कि वो परपेंडिकुलर लाइन वो जो पॉइंट था ना 2.5, बेटा वो हॉरिजॉन्टल लाइन पूरे एक्सिस पे सेम ही चलेगा ना। तो हमें पता जैसे कि वो क्या कह रहे हो जैस्मिन? मैं कह रही हूँ हमें जैसे पता कि वो स्ट्रेट है उसका। तुम ग्राफ पे डायग्राम बनाओ, कुछ समझ में आ जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस बेसिकली पाथ होता है, मतलब जिस पाथ में तुम्हारा पॉइंट रोटेट करेगा दैट इज कॉल्ड लोकस, ठीक है ना। वो सर्कुलर में हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, कोई भी पाथ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ठीक है ना। वो ही हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली उन्होंने इनडायरेक्टली इक्वेशन ऑफ द पाथ ही पूछा, लाइक जो भी ये कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली कौन सी इक्वेशन ट्रेस हो रही है वो आपको बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है उसने बोला ये एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 12 मीटर है ना, और वो रॉड समझ लेते हैं ऐसे कुछ, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। ओके अब इसके बाद ये सबसे पहली चीज है, ये जो रॉड है इसकी जो एंड्स है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट वो हमेशा एक्सिस को टच करते रहना चाहिए, ठीक है। इस पे कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं पी पॉइंट, जो कि एक एंड से 3 मीटर ऊपर है, यहां से यहां तक 3 ले लेते हैं ना। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये 9 हो जाएगा। अब उसने बोला कि अगर आप
इस रॉड को इस तरीके से रोटेट करते हो कि जो इसके एंड्स हैं वो हमेशा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको टच करनी चाहिए। यानी जब यहां से यहां लाओगे तो इधर टच करना चाहिए, यहां से लाओगे इधर टच करना चाहिए, फिर इधर लाओगे तो इधर टच करना चाहिए। तो उस तरीके से जब आप रोटेट करोगे तो ये जो पॉइंट है वो किस पाथ में रोटेट हो रहा है या क्या पाथ ट्रेस कर रहा है उसकी इक्वेशन बतानी है। वो पैराबोलिक हो सकते हैं या फिर एलिप्टिकल हो सकता है, हाइपरबोला बन सकता है, वो हमें फिगर आउट करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहां से लेके यहां तक और ये लेंथ, ये कोऑर्डिनेट जो है पी, हम इसको एक्स कॉमा वाई अज्यूम कर लेते हैं। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, वाई यूनिट, और ये वाली लेंथ एक्स यूनिट। ये एंगल अगर हमने थीटा अज्यूम कर लिया तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब देखो इस ट्राइंगल में अगर मैं इसको नेम कर देता हूं पी ए बी, इन ट्राइंगल पी ए बी में y अपॉन 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, करेक्ट। इन ट्राइंगल पी एम और एन ले लेते हैं, इन ट्राइंगल पी एम एन, इस ट्राइंगल में x अपॉन 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अगर आप इसको करते हो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 1 एंड 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। राइट हैंड साइड में आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो एक्स स्क्वायर बाई 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। यानी लोकस ऑफ द पॉइंट, जो पाथ है हमारा वो क्या है, एलिप्टिकल है। यानी ये जो पॉइंट रोटेट करेगा वो हमेशा एक एलिप्टिकल पाथ में रोटेट करेगा। क्लियर है, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लो सब लोग, पढ़ लिया। बाजी पढ़ लिया, ओके। देखो जरा यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12y। पैराबोला कौन सा बनेगा हमारा, अपवर्ड पैराबोला, कुछ ऐसा, ठीक है ना। अब इसमें बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड द लेटस रेक्टम। सबसे पहले अगर आपको याद होगा लेटस रेक्टम क्या होता है, एक लाइन होती है जो बेसिकली एक कॉर्ड होता है जो फोकस से पास करेगा। इसका फोकस पॉइंट कितना है, 4ay को अगर मैं 12y से कंपेयर करता हूं तो a इक्वल टू कितना आता है, 3। यानी फोकस पॉइंट इसका 3 हो गया, 0,3। यानी ये लाइन यहां से पास करेगी, ठीक है। अच्छा, पूरी लेंथ कितनी होगी इसकी, अभी ओके। तो ये वाला ये जो पार्ट है यहां से यहां तक की लेंथ ये कितनी है, 3 यूनिट, ठीक है। और ये लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम की लेंथ हम कैसे निकालते थे, क्या, पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता था 4a यानी कि 12 यूनिट, ठीक है ना। अब ये जो ट्राइंगल बनता हुआ आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 12, हाइट कितनी है, आंसर इज 18 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। नोट डाउन करिए, ओके। देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें एक लाइन जो लिखी हुई है ना, इसको आप लोग अंडरलाइन कर देना। जब ये लिखा हुआ है ना, द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द 2 फ्लैग पोस्ट, उसका मैं रीजन बताता हूं क्या है। द सम ऑफ द डिस्टेंस, जो ये लाइन लिखी गई है ना, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो एलिप्स में जब आप एलिप्स बनाते हो, हमने जब एलिप्स किया था तब भी मैंने बताया था, एलिप्स में अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया P, ठीक है ना, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम होगा, मतलब अगर सपोज दिस प्लस दिस अगर 10 यूनिट है, तो पूरे एलिप्स में कहीं पे भी अगर कोई दूसरा पॉइंट लोगे तो उसका डिस्टेंस भी 10 यूनिट ही होगा,
है ना, जैसे अनदर पॉइंट यहाँ पे ले लो आप Q, या कोई पॉइंट यहाँ पे ले लो R, तो इन सब का डिस्टेंस का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो ये डेफिनेशन में आता है एलिप्स के कि जो सम ऑफ द डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड हाइपरबोला के लिए डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है ना। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया, अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 यूनिट। सो अगर हम यहाँ पे एक एलिप्स बनाते हैं, ठीक है, और यहां भी कोई पॉइंट ले लो, यहां ले लो, कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, तो ये कह रहा है कि जो ये दो फ्लैग पोस्ट है ये और ये, इससे जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, इसका जो सम टोटल है वो 10 यूनिट है। अब देखो इस पॉइंट को आप लेके यहां पे आओ, इस पॉइंट पे इसको मैं ले लेता हूं P1, दिस इज P2, और इसको F ले लेता हूं। ठीक है ना। P1 प्लस F, सॉरी P1F यहां से यहां तक की लेंथ, प्लस P2F ये वाला पार्ट, इन दोनों का सम टोटल कितना दिया हुआ है? 10 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है ना। जब हम एलिप्स बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट हो गया तुम्हारा A,0, जो फोकस पॉइंट होता है कितना होता है? C,0, दिस इज माइनस C,0, है ना, दिस इज माइनस A,0। अब यहां से देखो जो P1F है यहां से यहां तक की लेंथ वो कितनी हो जाएगी? C और A के फॉर्म में अगर हम लिखे तो यहां से यहां तक कितना है? C यूनिट, और ये पूरा तो यानी ये C प्लस A हो गया। अच्छा ये वाला पार्ट कितना होगा? ये पूरी लेंथ कितनी है यहां से यहां तक? माइनस, समझ में आया? जो ये पूरी लेंथ है यहां से यहां तक, दिस इज A प्लस C, और जो ये लेंथ है ये हो जाएगा हमारा A माइनस C, और इन दोनों का सम टोटल जो है कितना है? 10 यूनिट के इक्वल है। तो C से C कैंसिल हो गया, तो 2A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10, A की वैल्यू 5। दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 यूनिट यहां से यहां तक, यानी ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? तो C की वैल्यू कितनी है? 4 यूनिट। C स्क्वायर इक्वल्स होता है हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। 16 इक्वल्स टू 25 माइनस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 25 माइनस 16, यानी B स्क्वायर इक्वल्स टू 9। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हो जाएगा x स्क्वायर बाई A स्क्वायर विच इज 25 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, नोट डाउन करिए जरा। ऑफ दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो उसमें समझ जाना कि हाइपरबोला की बात हो रही है, तो उसमें 2A लोगे, फिर C आएगा, और फिर फोकस निकाल के फिर इक्वेशन जो लिखोगे आप वो हाइपरबोला की एलिप्स लिखेंगे, माइनस वाली। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लीजिए जरा सब लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है इसका जनरल पैराबोला कौन सा बनेगा? x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये वर्टेक्स पर टच होना चाहिए। ठीक है ना। अब वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ओके, जो ट्राइंगल है उसका वर्टेक्स हमारा इसको टच करना चाहिए। ठीक है, तो जो ट्राइंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन था ट्राइंगल वाला जिसमें हमने बनाया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था 6 में, उसमें और इसमें डिफरेंस है क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि ये जो बेस है वो कहां पे है, तो हम इसको लेटर रेक्टम कंसीडर कर नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, बट ये गिवन है कि ये जो है हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब सारी साइड्स बराबर होंगी। मैं ऐसा करता हूं, मैं इसकी लेंथ ले लेता हूं, इसमें हाँ 2p यूनिट ले लेता हूं, यहां से यहां तक लेंथ 2p यूनिट, ये भी पूरा कितना हो जाएगा? 2p, और ये लेंथ भी 2p यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना। 2p मैंने इसलिए लिया है ताकि ये जो पार्ट है आधा वो कितना हो जाएगा? p, राइट। अब आप इस ट्राइंगल को देखिए, ये जो ट्राइंगल है इसमें मुझे ये बेस पार्ट निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा इसमें, सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये?
अंडर रूट 3p स्क्वायर यानी अंडर रूट 3p, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, रूट 3p कॉमा 0, मतलब यहां पे। तो अगर हम इस पार्ट पे अज्यूम करें, ये वाला जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, रूट 3p कॉमा p यूनिट। बात आई समझ में? अभी तक इक्वेशन में जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें से हमने सिर्फ इतना लिया कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी सारी साइड बराबर होंगी, तो हमने हर एक साइड को 2p यूनिट ले लिया, राइट। तुम p भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस केस में फिर यहाँ पे p/2 आ जाएगा। मैंने 2p लिया इसलिए आधा हमारा p पार्ट हो गया। ये हमारे पास गिवन है, ये p गिवन है, उससे हमने बेस फाइंड आउट कर लिया, दैट इज अंडर रूट 3p, ये जो लेंथ आई है ना। सर ना एंगल 90 कैसे देगा? अरे बेवकूफ, ये एक्सिस ही तो है, तो परपेंडिकुलर ही तो होंगे। नाउ ये जो पॉइंट है रूट 3p कॉमा p, ये इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। x की वैल्यू डालो, y की जगह p स्क्वायर हो गया 4 इंटू a, और x की वैल्यू कितनी है, रूट 3p यूनिट। सो p स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रूट 3a, p से p कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 रूट 3a। हमें फाइंड आउट क्या करना था, लेंथ ऑफ द साइड। लेंथ कितनी होगी, लेंथ है हमारे पास 2p यूनिट, p की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3, तो आंसर हो जाएगा 8 रूट 3p यूनिट उसकी लेंथ होगी। सॉरी ए, ठीक है, नोट डाउन करिए।